हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए 2025 का हिंदी का वायरल पेपर लाए हैं। इस पेपर का आप संपूर्ण हल जरूर देखें। जो आपको 24 फरवरी को आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप सभी का हिंदी का जो पेपर आएगा, जो पेपर करा रहे हैं इसी में से मैक्सिमम सवाल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से पेपर मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है अनुक्रमांक और नाम, यानी आपको यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है, साथ में अपना नाम लिख लेना है प्रश्न पत्र पे। और यहाँ पे आपका हिंदी लिखा है, यहाँ पे आपका पेपर का सेट दिया है कि कौन सा पेपर का सेट है, 801 HA है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके निर्देश दिए जाते, इस निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना रहता है। चलिए आपको पहले से ही बता दें कि आपका निर्देश क्या दिया है, जिससे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा रहेगा नाम और समय। समय में क्या है कि 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी 3 घंटा 15 मिनट में इस प्रश्न पत्र को हल करना है। यहाँ पे पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का। अब यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट निर्देश इसी को बताएंगे केवल। देखिए पहला निर्देश क्या है कि 15 मिनट जो होता है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय मिलेगा। सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। ये जो प्रश्न पत्र रहेगा 2 खंड में, खंड और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा और खंड ब जो रहेगा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहता है, जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना रहता है। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है कि खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। इसका उत्तर जो बहुविकल्पी प्रश्न रहता है, इसे OMR जो सीट होता है उस पर आपको उत्तर देना रहता है। OMR सीट भरते समय इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान रखिएगा कि नीला पेन का प्रयोग करना है, काला पेन का। इसके अलावा किसी भी पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए आपको जो OMR सीट पे जो प्रश्नों का उत्तर देंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का रहता है। यहाँ पे दिया है कि जो OMR सीट रहेगा, इसका उत्तर जब आप देंगे, आप एक बार उत्तर आप दे देते हैं OMR सीट पर, तो उस पर आपको क्या करना है, काटना नहीं है, न इरेजर न वाइटनर, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना रहता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किया गया है। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट निर्देश नहीं रहता है। खंडवा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, ये आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट निर्देश थे आप सभी को बता दिए, इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका प्रारंभ होता है प्रश्न। यहाँ पर दिया है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहले आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न पहला क्या है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। आपको बताना है कि जो शुक्ल युग होता है ना, उसमें कौन से लेखक नहीं आता है। जैसे देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे देखिए शुक्ल युग के अंतर्गत जो होते हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी आते हैं, प्रेमचंद्र भी आते हैं और रामचंद्र शुक्ल आते हैं। लेकिन जो शुक्ल युग होता है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं आते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं शुक्ल युग के लेखक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पूस की रात कहानी के लेखक है, यानी पूस की रात जो है इसको किसने लिखा है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, प्रेमचंद्र लिखे हैं, सुदर्शन लिखे हैं या यशपाल लिखे हैं। देखिए आप सभी को ये प्रश्न याद होगा ना कि पूस की रात कहानी के लेखक जो है प्रेमचंद्र जी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि पूस की रात जो लिखा गया है प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न कि सिंदूर की होली के नाटककार है, यानी जो सिंदूर की होली है इसके नाटककार कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, राम कुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है या हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिंदूर की जो होली है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो सिंदूर की होली किसके द्वारा लिखा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कौन सा प्रश्न है, रूस में 25 मास यथावृत्ति के लेखक कौन है, यानी कि जो रूस में 25 मास है। ठीक है, इसके यथावृत्ति जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचुए,
रामवृक्ष बेनीपुरी राहुल साकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रूस में 25 मास जो है ये लिखा गया है राहुल साकृत्यायन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला क्या है आपका 5वां नंबर का कि माटी की हो गई सोना संस्मरण में लेखक है, यानी इसके लेखक कौन है। जैसे यह है कि माटी हो गई सोना, ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, माखन लाल चतुर्वेदी है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि माटी हो गई सोना, ये जो लिखा गया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न 6वां नंबर का देखिए कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। ठीक है, यानी कि जो रीति काल को बोला जाता अलंकृत काल, यह किसके द्वारा कहा गया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला था, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो किसने बोला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 7वां नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, यानी कि रीतिकालीन कवि देव के द्वारा नहीं लिखा गया है, वह आपको बताना है। जैसे देखिए कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो कवि प्रिया है वो कवि देव के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जितने प्रश्न बता रहे हैं इसमें से आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में जरूर बताइए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, यानी कि भारतेंदु जो युग है उसकी विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रभाव। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि भारतेंदु युग की जो विशेषता नहीं है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ था ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया, यानी तार सप्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याल अज्ञे, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि तार सप्तक जो संपादक किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो ये है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो राम की शक्ति पूजा किसने लिखा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। ये देखिए 10वें प्रश्न का ये ऑप्शन है, आपका आंसर तो बता ही चुके हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 11 नंबर का। अब यहाँ से व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो आपके यहाँ से प्रारंभ होते हैं। जो देखिए 11 नंबर का, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा आपको बताना है कि रस है, यहाँ पर रस आपको बताना है। देखिए अब इसको पढ़ेंगे, देखिए हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब बताइए इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगा कि नहीं आएगा। और जब आएगा ना हंसी, देखिए इसको पढ़ने से आपको हंसी आ रहा है। तो जब यहाँ पे हंसी आ रहा है यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा आपका हास्य हो जाएगा, यहाँ हास रस होगा। इसमें तो आपको कोई जरूरत, बहुत सिंपल था ये वाक्य। जब पढ़ेंगे तो आपके मन में हंसी उत्पन्न होगा। ये जो हंसी होता है उसे यही क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। अब देखिए इसको जब वाक्य को पढ़ेंगे, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका ट्रिक बहुत ज़बरदस्त बताएंगे, बस आप देखते रहिए। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो देखिए जब वाक्य पढ़ा जाता है वाक्य में कहीं पे भी मानो, मनु, जानो, जनु ये शब्द आता है तो वहाँ पे आपका जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का देखिए ट्रिक क्या है कि आप जब वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें मनु आएगा, मानो आएगा, जनु आएगा, जानो आएगा। इस प्रकार से यदि वाक्य में आपको ये शब्द मिलते हैं तो वहाँ पे तुरंत आप समझ लीजिए कौन सा अलंकार है,
उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का। जो सुमरत सीधी होई गणनायक करीबन गदबदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद आपको बताना है। आपको जो छंद पढ़ना है, एक सोरठा पढ़ना है, एक रोला पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, सोरठा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करीबन बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा अलंकार है, सोरठा, आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसी प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन है। तो ठीक है, 13 नंबर का हो गया, इसमें सोरठा याद रखिएगा। 14 नंबर का देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी अनु उपसर्ग, अब देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी शब्द देता है उसके प्रारंभ में यदि कोई अक्षर हो या कोई शब्द जोड़ दिया जाता है तो उससे नया शब्द जब बनता है तो उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो यहाँ पे उपसर्ग दिया है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग यानी अनु के द्वारा नहीं बनाया है। देखिए अनुकरण, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अनु लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि अनु इसमें आपका उपसर्ग है। अनुशासन, यहाँ पे अनु जुड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनु उपसर्ग हो जाएगा। अनुवाद, अनु प्लस वाद हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पे अनुतीर्ण, अनु प्लस तीर्ण हो रहा है ना, यहाँ पे तो भी आ जा रहा है उपसर्ग में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब सी ऑप्शन याद रखिएगा ना। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे नीलकंठ, अब बताइए यहाँ पे नीलकंठ मतलब क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका समास में, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा, द्विगु होगा, अविभाव होगा। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न करा चुके हैं। नीलकंठ में कौन सा होता है आपका समास, बहुब्रीहि होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है 16 नंबर का, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं, आपको बादल का पर्यायवाची बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए इसको याद करने का सिंपल सा तरीका भी होता है, बहुत सिंपल से याद रख सकते हैं। देखिए बादल में यहाँ पे द है ना, जिस शब्द के अंत में यदि द रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि वह बादल का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे देखिए नीरद, द लिखा है ना, इसका मतलब बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद, द लिखा है ना, इसका मतलब ये बादल का पर्यायवाची है। जलद, द लिखा है ना, तो इसका मतलब बादल का पर्यायवाची है। जबकि यहाँ पे लिखा क्या है, जलद, यहाँ द नहीं आ रहा, इसका मतलब यही जो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं का जवाब क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रिक भी आपको साथ में बताते रहते हैं उन ट्रिकों को भी आप समझा कीजिए और याद रखने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप बताना है कि युष्मद जो सर्वनाम होता है इसका तृतीय रूप में क्या होता है। देखिए ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। युष्मद का जो होता है युवा, त्वया, त्वत। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा है तृतीय एकवचन रूप में, तो वहाँ पे होता है त्वया। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे 18 नंबर का ध्यान दीजिएगा। आधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताना है कि वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। देखिए आधी आई, आधी आने के बाद हम घर भाग गए थे। यहाँ पे देखिए जब और शब्द आ जाता है ना तो ये दो वाक्यों को जोड़ता है, और जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पे आपका जो वाक्य बनता है संयुक्त वाक्य बनता है। तो देखिए आधी आई और हम घर भाग गए, यहाँ पे और से जोड़ा जा रहा था, यहाँ पे कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप 19 नंबर का, कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, इस वाक्य का वाच्य बताना है। यानी वाच्य में आपको यही बताना है कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य। देखिए कर्तृवाच्य मतलब होता है कि कर्ता की प्रधानता होना चाहिए, कर्ता। ठीक है, और कर्मवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होना चाहिए, और भाववाच्य मतलब जिस वाक्य बोला जाएगा उसमें भाव होना चाहिए। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। ये देखिए आपके यहाँ पे नहीं आ रहा है कि ये महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया है, और महात्मा बुद्ध क्या है, एक कर्ता की तरह काम करेंगे। जैसे इंग्लिश में कर्ता पढ़ते होंगे ना, तो यहाँ पे कर्ता की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है।
कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त जो अचानक शब्द है वो बताना है कि अचानक शब्द इसमें से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया। अच्छी बताइए। संज्ञा रहता तो संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम आना चाहिए, तो ये तो नाम तो है नहीं, इसलिए संज्ञा तो ऑप्शन सही होगा नहीं। सर्वनाम मतलब जैसे वह, तुम, जैसे संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होगा क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे सर्वनाम भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्रिया देखिए, क्रिया मतलब जिससे कार्य होता है, जैसे चला गया, खेलना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका क्रिया तो है नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है आपका सी वाला ऑप्शन। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही भी है। अचानक जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, कि वह अचानक चला गया, यानी क्रिया की विशेषता जब बताता है तो वहाँ पे कौन सा होता है, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए। अब देखिए अगला प्रश्न है ना, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे जितने भी वर्णात्मक प्रश्न, आप सभी को जो प्रश्न बताएंगे इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और आप इन सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए पहला नंबर 21 नंबर के यहाँ से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब चलिए प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए इस प्रकार से आपके गद्यांश देखिए, और गद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना रहता है। पढ़ने के साथ में यहाँ से आपसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा। ये टोटल जो प्रश्न रहता है टोटल 6 नंबर का, यानी 2 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर का ये रहता है। उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ पहले लिखना है, तो संदर्भ लिखने का तरीका भी आपको समझाएं। अभी तक नहीं उस वीडियो को देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या मतलब जैसे ये रेखांकित है, देखिए ये रेखा खींचा गया यहाँ तक ना, इसी का आपको क्या करना है, अपने शब्दों में व्याख्या करना रहता है। कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो कुसंग की जो तुलना है किस चीज़ से किया गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है। यदि आप इसका आंसर देते हैं तो टोटल 6 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को बताएंगे। इन सभी प्रश्नों को आप देख के सभी प्रश्नों के एकदम तैयार कर लीजिए। अगला अथवा में देखिए, अथवा में दिया है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अथवा मतलब आपको पता है कि चाहे ऊपर वाला प्रश्न कीजिए चाहे इस प्रश्न को कीजिएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िएगा, वही पूछा संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, यही करना है। ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, जितना प्रश्न है आप बस एक बार देख लीजिए और सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, कह रहे एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी कि एक पद्यांश रहेगा उसी का उत्तर देना है। जैसे क वाला देखिए, उधो जाहूँ तुम ही हम जाने, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा। तो चलिए आपको प्रश्न बताते हैं कैसे पूछेगा। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सूर्य श्याम जब तुम ही पढ़ायो तब न कहूँ मुस्कान, यहाँ तक रहेगा। यहाँ से देखिए इसका भी क्या करना, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर यहाँ पे दिया ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हों बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ये टोटल 6 नंबर के ये भी प्रश्न रहता है। तो जितना भी गद्यांश हो चाहे पद्यांश आपको बताया जा रहा है, सभी गद्यांश पद्यांश को एकदम आप तैयार कर लीजिए। देखिए अथवा में दिया है इस प्रश्न को, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे भी संबंधित आपसे क्या पूछा है, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर इससे संबंधित प्रश्न जो पूछा है आप इन सभी प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए। टोटल 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है आपका 23 नंबर का। कर नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए, वरारस्य प्राचीन काला देव गेहम गेहे विद्यालयम दिव्यम ज्योति द्योत्यते। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद पहले नंबर संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है, फिर इसके बाद इसको अपने शब्दों में हिंदी में इसका अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बता देते हैं। देखिए अथवा में करके दिया है ये, आपको क्या करना, एकदा बहवा जना धूमयानम, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिए। क्या करना है आपको, किसी का हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। तो प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। यदि हम पढ़ने लगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए सिर्फ प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं अच्छे से और इन प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, अगला प्रश्न कैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे देखिए क दिया है ख, दोनों में से एक ही प्रश्न है। यह आपके संस्कृत के पद्यांश से संबंधित प्रश्न है।
देखिए सार्थका प्रवसतो मित्रम किस्वंतम मित्रम गृह सता, यानी इसको पढ़ के आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है, फिर इसका अपने शब्दों में हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार अथ वाला भी सवाल है, तो दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कैसा है आपके सामने, अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जैसे देखिए, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना है, या इसके अलावा मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों भी प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना रहेगा। ठीक है, इसके साथ में देखिए ख दिया है गम। आपको खंड काव्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी स्कूल में जो पढ़ाया जाता होगा खंड काव्य, उसी खंड काव्य को ही करना रहता है और सभी खंड काव्य को छोड़ देना। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, ये दिया है, और यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया है, तो इन सभी प्रश्नों को छोड़ देना है, सिर्फ एक ही खंड काव्य को करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी खंड काव्य है। देख लीजिए आप आपके स्कूल में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाए तो उन खंड काव्य को तैयार कर लीजिएगा और सभी खंड काव्य को आप छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ तक अब देख सकते हैं, यहाँ तक खंड काव्य था। अब आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एकदम वायरल प्रश्न एकदम है। ठीक है, ये हर साल पूछता है, आप सभी को पता है, और टोटल 5 नंबर का प्रश्न आता है। नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। देखिए यहाँ 4 लेखक का नाम दिया है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, आप उसी को एकदम तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप तैयार कर लीजिए यहाँ। ठीक है, नहीं तैयार किए हैं तो आप यहाँ से याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 कवि का नाम है। इन चारों कवियों में से जिनका जीवन परिचय आपको याद होगा उन्हीं का जीवन परिचय लिखिएगा और सभी को छोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ सूरदास का है, बिहारी लाल का है, मैथिली शरण गुप्त का है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इन चारों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय बोर्ड के एग्जाम में लिखना रहता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न है कैसे बोर्ड के एग्जाम में आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो। तो आप देखिए इस संस्कृत खंड से एक कंठस्थ एक श्लोक याद कर लीजिएगा, उसी श्लोक को बोर्ड के एग्जाम में लिख के चले आइएगा। ये 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो श्लोक आप जरूर याद कर लीजिए, आपके 100% श्लोक आता ही आता है, उसी श्लोक को लिखिएगा। अगला 28 नंबर का प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। देखिए पत्र भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, अथवा अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई देने के लिए आप पत्र को लिखना है, तो आपको हिंदी में ही पत्र लिखना है। पत्र जरूर याद कर लीजिएगा, पत्र कैसे लिखा जाता है उसका भी तरीका आप जरूर सीख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए ये सभी आपके सामने प्रश्न है, 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न का ही उत्तर आपको बोर्ड के एग्जाम में देना है। चंद्रशेखर का आसीत वीरकेन पूज्यते वरस्य नगरी कस्या नद्य कूले स्थिरता ज्ञानम कुत्र संभावती। यानी कि आपको इन चारों में से जिस प्रश्न का संस्कृत में उत्तर याद हो उसका उत्तर संस्कृत में ही देना है, यह ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि हिंदी में देके चले आइएगा, अन्यथा आपका सब गलत हो जाएगा, तो आपको संस्कृत में ही देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। जैसे देखिए जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, ये 2 हुआ और आपको बताते हैं। अगला है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो आपको 5 टॉपिक दिया, इन 5 टॉपिकों में से किसी एक पर ही निबंध आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना रहता है। ठीक है, तो ये हिंदी का संपूर्ण पेपर था। देखिए यदि हम संपूर्ण पेपर में सबका आंसर यदि आपको लिख के बताने लगते हैं तो पूरा समय कम से कम ये 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बन जाता है। बस यहाँ पे आपको बहुविकल्पी जो इंपॉर्टेंट कराए हैं, साथ में आप सभी को जो प्रश्न बताए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर हल करके तैयार कर लीजिए। ठीक है, यही बोर्ड के एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो प्रिय छात्र, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।